खुद को हेल्दी रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। आप अच्छा डाइट लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप कई एक्सपर्ट्स से बातचीत करते हैं और सोचते हैं कि आप खुद को हेल्दी रखें और बीमारियों से दूर रहें। बावजूद इसके कई केसेस ऐसे आते हैं कि इतना ज़्यादा परहेज करने के बाद भी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं और इन दिनों कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं और इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक और मेरे साथ मौजूद है कैंसर एक्सपर्ट कनिका सूद शर्मा जी। कनिका जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। कनिका जी, कैंसर को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि कैंसर है क्या, क्या वाकई इतनी बड़ी बीमारी है जितनी कही जाती है। तो सबसे पहले तो बताइए कैंसर क्या है। तो जैसे तुमने कहा अंशिका, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ना केवल हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में इसकी दर दर साल बढ़ती जा रही है। अगर अपने देश की बात करें तो जो नंबर ऑफ़ केसेस थे 5 साल पहले तक 10 लाख से कम हुआ करते थे। अब लगभग 15.5 लाख केसेस हर साल नए कैंसर के हमारे देश में आ रहे हैं। कैंसर एक बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर एक बीमारी होती है, शुगर एक बीमारी होती है, कैंसर भी एक बीमारी है। पर क्योंकि लोग जानकारी नहीं रखते हैं तो देर से पता चलता है, तो इस वजह से लोग डरते हैं इससे, क्योंकि जब देर से पता चलता है तो कई बार हम क्योर नहीं कर पाते हैं। बट कैंसर भी एक बीमारी है, अगर समय चलते उसका इलाज हो जाए तो बहुत ज़्यादा सर्वाइवल्स आजकल अच्छे हो चुके हैं। तो नॉर्मली जो हमारे बॉडी है उसके अंदर सेल्स डिवाइड करते हैं, जो कोशिकाएं हैं 1 से 2 में डिवाइड करती है। जब ये डिवीज़न हो रहा होता है तो उस दौरान अगर गलती से कोई सेल गलत बन जाता है तो बॉडी उसको पहचान लेती है और उसको डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में पुलिसमैन छोड़ रखे हैं भगवान ने। कुछ चेक पॉइंट्स हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। तो बॉडी अपने आप देखती है कि ये चीज़ गलत है और उसको दबा देती है। बट कभी कभी कुछ कैंसर कारक तत्व हैं या बॉडी इम्यूनिटी नीचे चली गई है तो ये जो आपके इम्यून चेक्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो गंदे सेल्स बनते हैं बॉडी पहचान नहीं पाती और वो अनकंट्रोलेबली ग्रो करना शुरू कर देते हैं। जिसको 1 से 2 में डिवाइड होना चाहिए था वो 1 से 100, 1000, लाख के दर पे ग्रो करना शुरू कर देता है। तो ये जो सेल्स बनते हैं ये अच्छे सेल्स नहीं होते हैं, ये बॉडी को किसी काम के नहीं होते हैं। हम कहें तो पैरासाइट की तरह वो बॉडी को या तो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, अंदर से बड़े बड़े गुच्छे बना रहे हैं। तो जब ये गुच्छे बनते हैं तो पेशेंट को फील होता है कि कहीं स्वेलिंग हो रही है या गांठ बन रही है। इसका कुछ इस तरह प्रोसेस होता है क्या कि बहुत छोटे होते फिर धीरे धीरे बड़े होते तब हमें पता चलता है कि कैंसर हो गया। तो किस टाइप का कैंसर है ये उस पर निर्भर करता है। ज़्यादातर कैंसर्स पहले शुरुआती स्तर पे बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बनते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेल्स डिवाइड होते हैं तो सेलुलर लेवल पे कोई बता नहीं सकता कि अंदर बन रहे हैं। बट अगर उनको अनदेखा कर दिया जाए छोटी छोटी गांठों को तो वो डेफिनेटली बड़ी बड़ी गांठें बन जाती हैं। तब जाके आपको उसकी वजह से सिम्टम्स आने लगते हैं, आपको दर्द होना शुरू होता है या सूजन होना शुरू होता है। तब क्या तक हम इन्हें पता चल डिटेक्ट जाता कर है। सकते हैं, क्या हम ये महसूस कर सकते हैं। तो सेलुलर लेवल पे तो नहीं, साइंस बहुत बहुत तरक्की कर रही है और शायद आने वाले 5 वर्षों में हमारे पास कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिसमें एक ब्लड सैंपल ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके शरीर में कैंसर है या आपके शरीर में कैंसर पनपने की प्रवृत्ति है। सो देयर आर सर्टन टेस्ट, ICMR भी रिसर्च कर रहा है, कुछ और बॉडीज़ जो हमारी हैं वो रिसर्च कर रही हैं, जिसके अंदर आप सेलुलर DNA पिकअप करते हैं। जब ये सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं तो जब ये टूटते हैं तो उनकी बॉडी में से जो कण निकलते हैं सेलुलर DNA वो आपकी सर्कुलेशन में होते हैं। तो उनको आप ब्लड सैंपल में ड्रॉ करके पता लगा सकते हैं कि कैंसर हो रहा है या हो चुका है। तो मतलब कैंसर क्या है ये तो हम समझ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हमें लगता है हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब भी कुछ कर रहे हैं हम, बावजूद इसके सडनली हमारे शरीर में अगर कैंसर निकल जाए, हमें पता चले कि हमें कैंसर हो गया है, तो कहाँ कमी रह गई, क्या कॉजेज़ हैं इसके। तो देखो, पहले तो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूंगी कि कमी कहाँ रह गई। आपने अच्छा खाया, आपने एक्सरसाइज किया, आपने 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट करी। तीसरी चीज़ है एनुअल स्क्रीनिंग। एनुअल स्क्रीनिंग भी आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए। एनुअल स्क्रीनिंग होता क्या है? आप जब एयरपोर्ट जाते हो आपकी लगेज स्क्रीन होती है, जब आप एयरपोर्ट में क्रॉस करते हो सिक्योरिटी में, वैसे ही हम भी आपकी बॉडी को स्क्रीन कर रहे हैं ये देखने के लिए कि क्या आपके शरीर में कुछ खतरनाक तो नहीं छुपा हुआ है। तो बीमार होने की ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने के लिए। आप हर साल एक बार अपने एनुअल टेस्ट के लिए जाइए। क्या क्या पता चल सकता है? ब्लड टेस्ट में शुगर पता चल सकता है, थायराइड पता चल सकता है, BP पता चल सकता है, कैंसर भी पता चल सकता है। तो अगर आप एनुअल हेल्थ चेकअप्स करते हैं तो छुपी हुई बीमारियां बहुत शुरुआती स्टेज में पता चल जाती हैं। कैंसर की
कैंसर से पहले एक स्टेज 0 भी होती है कुछ कैंसर्स में, तो आप स्टेज 0 में पकड़ लोगे, आप कैंसर में उसको बनने ही नहीं अच्छा, एक दोगे। टर्म बहुत यूज़ किया जाता है कैंसर के लिए, स्टेज 1, स्टेज 2, लास्ट स्टेज, इसको भी थोड़ा ब्रीफ करिए, इसे हमें Sure, समझना sure. बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो तुम्हारे पुराने सवाल का जवाब पूरा कंप्लीट करती हूँ कि क्या कारण हो सकते हैं कि आप अच्छा खा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी कैंसर हो रहे हैं। सो कैंसर किसी एक कारण से नहीं होता है, इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। तो कैंसर करने के लिए अगर 100 चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनमें से मेजरली 40 to 50% वो हैं जो हमारे हाथ में हैं। आपकी डाइट के अंदर आप क्या खा रहे हो, अगर आपकी डाइट में आप हरी पत्तेदार सब्जियां, रंगीन फल खा रहे हो तो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपके रक्षक होते हैं, वो आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। खासकर कैंसर्स में एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल है। क्या आपकी डाइट के अंदर आप फाइबर ले रहे हो या नहीं ले रहे हो? फाइबर क्या करता है, जब आप फाइबर लेते हो तो जब आप खाना पचाते हो तो आपके मोशन को आगे बढ़ाता है, आपका स्टूल बॉडी में रुक नहीं रहा है, तो अंदर बॉडी में टॉक्सिन्स नहीं बिल्ड हो रहे हैं। क्योंकि जो लोग फाइबर नहीं लेते हैं, आप देखो वेस्ट की कंट्रीज़ में सारा प्रोसेस्ड फूड होता है, फाइबर नहीं खाते, इसलिए वहाँ पे बड़ी आंत के कैंसर्स या कोलन कैंसर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फाइबर आपकी डाइट का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी जो थाली है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, मिनरल्स, विटामिन्स भी होने चाहिए। प्रोटीन्स आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, तो मीठा कम और प्रोटीन्स और बाकी चीज़ों पे फोकस करिए। तो पहली चीज़ हो गया खान पान। सेकंड चीज़ खाने से ही रिलेटेड कहूँगी कि जो हम लोग आजकल प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड खाते हैं वो प्रिजर्वेटिव्स, आजकल बिल्कुल, कोल्ड बिल्कुल, ड्रिंक और बिल्कुल। तुमने बिल्कुल लस्सी पैक्ड, अब कोई गेस्ट आ गया तो उन्हें भी जल्दी से मेहनत नहीं करनी है, फटाफट से हम चीज़ें मंगाते हैं और रख लेते हैं। जो हमारी जो व्यस्तता है, जो हम अपने शॉर्टकट्स अपनाते हैं कि इंस्टेंट फूड्स, पैकेज फूड्स खाते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। नाम नहीं लूँगी, रिसेंटली एक बहुत बड़ा निकला था एक फैक्ट कि कुछ एथिलीन ऑक्साइड कुछ मसालों में भी पाया गया था। सो जो भी चीज़ आपकी पैकेज या लॉन्ग स्टैंडिंग शेल्फ के लिए बनाई जाती है उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव्स कैंसर कारक हो सकते हैं। तो पैकेज फूड्स कोशिश करो कम से कम लेना पड़े। देखो मॉडरेशन इज द की, जीरो नहीं कर सकते हो। वी आर ऑल व्यवहारिक लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि संत बन के हिमालय पे मेडिटेट करने बैठ जाएंगे। यू हैव टू लिव योर लाइफ, सो यू हैव टू मॉडरेट। तो थोड़ा सा आप हर चीज़ में थोड़ा सा सिलेक्टिव रहिए, खासकर इन जो फास्ट फूड्स और जो प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड फैक्टर है लाइफस्टाइल। मोस्टली आजकल लोग ऑफिस गोअर्स सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स रखते हैं। आप एक जगह बैठे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को एक अभिन्न अंग बनाइए। अगर WHO की बात करूं, उन्होंने बड़े क्लियरली स्पेसिफाई किया हुआ है कि अगर हम हर हफ्ते 180 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो हम ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेज़ मैंने बताई, BP, शुगर, कैंसर, इनसे 40 to 50% मरने का रिस्क कम कर सकते हैं। सो 180 मिनट्स इज सो सिंपल, या तो आधा घंटा रोज़ या हफ्ते में 1-1 घंटा 3 बार आप एक्सरसाइज करो। अब क्या करना है इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। आपको क्या अच्छा लगता है, क्या आप कर पाओगे? बिल्कुल। आप योगा कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप जुम्बा कर सकते हो, आप एरोबिक्स कर सकते हो, आप जिमिंग कर सकते हो। आपकी बॉडी टाइप से जो आप कंफर्टेबल फील करते हो आप ज़रूर करो। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को 2 एडवांटेजेस देती है। एक तो आप खुद को बहुत अच्छा फील करते हो, स्फूर्ति आती है बॉडी में, एनर्जेटिक फील करते हो। सेकेंडली, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी के हार्मोन्स भी रेगुलराइज होते हैं, क्योंकि कुछ कैंसर्स 4 to 5 टाइप ऑफ कैंसर्स हमारे हार्मोन इम्बैलेंस से होते हैं। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, फैटी फूड खाओगे तो क्या होगा? पेट का मोटापा, ट्रंकल ओबेसिटी। जो हमारे पेट के आसपास चर्बी जमा होती है, इट इज़ अ फैक्ट्री फॉर हार्मोन्स। बॉडी में हार्मोन्स ऐसे नॉर्मली कहाँ से बनते हैं? बिल्कुल। लेडीज़ में ओवरी से बनते हैं, जेंट्स में टेस्टिस से बनते हैं, बट ये जो फैट होता है, फैट में भी हार्मोन्स बनते हैं। तो जब बॉडी में एक्सेस हार्मोन्स बनते हैं तो कुछ कैंसर ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियम, यूट्रस का कैंसर जिसको कहते हैं, प्रोस्टेट कैंसर। केसेस इस बीच बहुत आए हैं, और हमने सबने देखा फेमस एक्ट्रेस हिना खान, हालांकि उन्होंने जल्दी रिकवर भी किया और अच्छे से वो ठीक है, लेकिन उसके बाद से और भी ज़्यादा लोग डर गए हैं, और इसके बारे में भी मैं बात करूँगी। लेकिन जैसा कि आप बता रही कि एक्सरसाइज भी हमारा एक थर्ड चीज़ बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर एक बहुत बड़ा सेगमेंट 30% केसेस हमारे तंबाकू के कारण है। तंबाकू, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 30% ऑफ कैंसर्स। हर रोज़ हमारे देश में अराउंड 2600 से 2800 लोग तंबाकू के कारण से मरते हैं। नॉट जस्ट कैंसर, इट कैन बी हार्ट डिजीज़, इट कैन बी लंग प्रॉब्लम्स। तो तंबाकू बहुत हानिकारक है।
जब कोई सिगरेट पीता है उस सिगरेट के अंदर लगभग 3000 केमिकल हैं। उन 3000 में से ऑलमोस्ट 7 ऐसे हैं जो कैंसर कारक हैं, प्रूवन है, मतलब कोई डाउट ही नहीं है। तो जीभ का कैंसर, मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, किडनी का कैंसर, यू टॉक ऑफ एनी कैंसर इन द बॉडी फ्रॉम हेड टू टो दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू टोबैको। सो टोबैको इज दैट बैड एंड अनफॉर्चुनेटली वी सी यंग चिल्ड्रन नाउ फॉलिंग इनटू प्रे बिकॉज पीयर प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर्स होते हैं उन पे टू लुक लाइक फ्रीडम ज़्यादा मिल गया है आजकल यंगस्टर्स को, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा इस तरीके से भी उठाते हैं। तो टोबैको, इसीलिए मैं यंगस्टर्स की खास क्यों बात कर रही हूँ। हाँ। एक पत्रिका है हमारी लैंसेट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल जर्नल। दे कीप ऑन पब्लिशिंग सम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। तो उनका जो अनुमान उन्होंने पिछले 2 साल में डाले हैं, दे आर वेरी वरीसम। उसमें उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 15 से 20 साल में एक तो कैंसर की दर बढ़ेगी, और जो 50 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें 46% लोग ज़्यादा मरेंगे कैंसर से। So, ये वो जनरेशन है विच इज़ अ ब्रेड विनिंग जनरेशन, हमारा जो क्या कह सकते हैं देश का भविष्य। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीज़ों के ऊपर कुछ रोक हो, सो दैट कैंसर का इंसिडेंस हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे। मिलाकर हमारे खान पान में ही हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, हमारे शौक, स्पेशली शौक कम करने होंगे अगर हेल्दी रहना है, इस तरह की बीमारी से बचना है। अब बात स्टेज की भी करेंगे, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, क्या है ये स्टेजेस और मतलब कैसे समझा जाए इन्हें? जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि सेल्स डिवाइड होते हैं, और जब सेल डिवीजन में कुछ फॉल्ट आ जाता है, कार्सिनोजेनेसिस वहाँ से बिल्ड होता है। तो जिस ऑर्गन में कैंसर बना, अगर वो उसी ऑर्गन तक सीमित है, हाँ, तो उसे हम स्टेज 1 कहते हैं। एक ये मैं बड़ा एक जिसको कह सकते हैं ओवरव्यू बता रही हूँ। वैसे तो हर कैंसर की स्टेजिंग सिस्टम बहुत डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा हिट्रोजिनस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट मोटे तौर पे जिस शरीर के हिस्से से कैंसर पनपा वहीं पे सीमित है तो स्टेज 1 है। अगर वो वहाँ से कुछ नेबरिंग एरिया जैसे लिम्फ नोड में चला गया या उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो स्टेज 2 हो जाता है। अगर वो ज़्यादा दूर की लिम्फ नोड्स में चला गया या आसपास और एरिया तक बढ़ के फैल गया तो उसको स्टेज 3 कहते हैं। अगर वो बहुत दूर के ऑर्गन्स में चला गया, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर ब्रेन में चला गया या बोन में चला गया या लंग में चला गया, बहुत दूर चला गया क्योंकि वो रक्त में घूम रहे हैं कण, तो उसे स्टेज 4 कहते हैं। और हर स्टेज की जो चांसेस ठीक होने की हैं वो कम होती हैं। जैसे स्टेज 4 की बात करें तो मिराकुलसली 5 to 10% पेशेंट्स ही रिकवर कर हो चुका है तब तक, जबकि स्टेज 1 ऑलमोस्ट 80 to 90% कैंसर्स हम क्योर कर पाते हैं। जैसे कि बच्चेदानी का कैंसर है, स्टेज 1 में 80 to 90% कंट्रोल रेट्स हैं। कुछ कैंसर जैसे वोकल कॉर्ड कैंसर जो हमारी आवाज़ के लिए जो झिल्लियाँ होती हैं, स्टेज 1 में 95% क्योर रेट्स होते हैं। तो स्टेज की इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आप जल्दी स्टेज में कैंसर पकड़ते हैं, पहले तो आपके ठीक होने की गुंजाइश अच्छी हो जाती है, दूसरा आपको कम ट्रीटमेंट चाहिए। अगर स्टेज 1 में ट्रीटमेंट हो रही है तो हो सकता है एक ही चिकित्सा प्रणाली, ईदर रेडिएशन और सर्जरी और कीमो, दैट में बी एबल टू क्योर इट। जैसे स्टेज बढ़ती जाएगी सारी की सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो एक तो आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, आप इतने साइड इफ़ेक्ट्स उठा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट के। दूसरा फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, क्योंकि कैंसर का इलाज महंगा है, बहुत महंगा, खासकर हमारे देश में अभी भी 47-48% आउट ऑफ द पॉकेट पेमेंट है। तो घर के घर ख़त्म हो जाते हैं अगर सही टाइम पे आप ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट में ज़्यादातर चीज़ें आउट ऑफ इंडिया से आती हैं, तो एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा। इसके लिए जो बात आपने कही कि जो एनुअली स्क्रीनिंग हमें करानी चाहिए, ये हमें हमारे जेब को ज़्यादा से ज़्यादा खाली होने से बचा भी सकती है, प्लस हम अपने परिवार में रह सकते हैं ज़्यादा समय के लिए, क्योंकि एक एक सदस्य परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगर बीमारी की वजह से अगर कोई ना रहे तो इससे ज़्यादा बुरी बात और कुछ नहीं होती है। अच्छा, बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में किस तरह के कैंसर्स अब डिटेक्ट हो रहे हैं? तो बच्चों के अंदर ज़्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो ब्लड कैंसर्स होते हैं। बच्चों में ब्लड कैंसर्स, हीमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज ज़्यादा होती हैं, बच्चों में ब्रेन ट्यूमर्स भी ज़्यादा होते हैं। बट ये भी कहना चाहूँगी साथ ही साथ कि बच्चों के कैंसर ज़्यादातर टोबैको वगैरह से रिलेटेड नहीं होते, क्योंकि उनको इतना एक्सपोजर हुआ नहीं होता। गर्भ के दौरान माता पिता की स्मोकिंग के कारण से जो अगर एक्सपोजर है वो अलग बात है। बच्चों के कैंसर्स के कारण ज़्यादातर या तो अनुवांशिकता, जेनेटिक्स जिसको हम कहते हैं, जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। एंड ओवरऑल कैंसर स्पेक्ट्रम में देखें तो जेनेटिक्स सिर्फ हमारे 2% कैंसर्स के लिए जिम्मेवार होता है। बच्चों में जो ट्रेंड आ रहा है ज़्यादातर वो ये आ रहा है कि जो हमारे एडोलेसेंट पॉपुलेशन है वहाँ पे भी कैंसर्स की दर बढ़ रही है।
एक पब्लिकेशन आई थी, उसमें बड़ा अच्छे उन्होंने अनुमान प्रकाशित किए थे कि वर्ल्ड वाइड माइनर्स में कैंसर्स 0.5% हैं, हमारे देश में माइनर्स में कैंसर्स 15% है। तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, बच्चों के खाने में क्या जा रहा है, छोटे ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो सकता बहुत है। न्यू बॉर्न बेबीज, मुझे लगता है कि जो थोड़े से ही बड़े होते हैं उनमें पता चलता है कि कैंसर है, तो क्या ये चीज़ अगर डिलीवरी के टाइम पे अगर माँ देख ले तो इस चीज़ को बचाया जा सकता है? कुछ कैंसर्स जैसे न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर्स जो गर्भ के दौरान पता चले अल्ट्रासाउंड में, वो डेफिनेटली पता चल सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक ऐसे वो ब्लड मार्कर्स जो मैं आपको कह रही हूँ वैलिडेटेड नहीं है, जहाँ हम बचपन में ही कुछ टेस्ट कर लें एट द टाइम ऑफ बर्थ जो प्रिडिक्ट कर पाए कि ये कैंसर होने वाला है। ऑल्दो एक बहुत ही स्पेसिफिक ब्रांच हमारी ऑन्कोलॉजी में अब बिल्डअप हो चुकी है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑन्कोलॉजी। तो अगर एक परिवार में बहुत ज़्यादा कैंसर्स हो रहे हैं तो वो पूरी आनुवंशिकता स्टडी करते हैं, पूरा पेडिग्री बनाते हैं कि आपके ऊपर जो जनरेशन्स हैं उनमें क्या बीमारियां पाई गई, तो उसमें कुछ प्रिडिक्शंस आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से आप लोग जेनेटिकली अपनी कुछ टेस्ट करा सकते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में ब्रैका टेस्ट, अगर आपने नाम सुना होगा, खासकर ये टेस्ट बहुत मशहूर हुआ था जब एंजेलिना जोली ने डिटेक्ट किया था अपनी बॉडी में और उसने सर्जरी भी कराई थी। तो ब्रेस्ट कैंसर में एक जेनेटिक टेस्ट होता है ब्रैका, उससे पता चल जाता है कि क्या आपको कैंसर होने का रिस्क है कि नहीं है। तो वो खासकर जिन परिवारों में ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, आंत कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर्स बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है, माँ या मौसी या नानी के पक्ष की साइड पे, तो फिर वो टेस्टिंग का एडवांटेज होता है, पर वो न्यूबॉर्न में नहीं किया जाता। हम देखते हैं कि आपने जैसा भी बताया कि ओवरी, तो कभी हम देखते हैं कि थ्रोट के से रिलेटेड भी केसेस सामने आते हैं, ब्रेस्ट हो गए। मेल में किस तरह के कैंसर्स बनने के चांसेस होते हैं? तो मेल में अपनी कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन है हमारे हेड एंड नेक कैंसर, गले के कैंसर। हाँ। तो जो गले के कैंसर्स हैं वो मुख्यतः तो जो हमारा जो तंबाकू सेवन है उसी से हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई शार्प टूथ है, कोई दांत है जो आपकी जीभ काट रहा है, गाल के चीक्स के अंदर की चमड़ी काट रहा है, वो भी कैंसर कारक हो सकते हैं। आपके कोई ऐसी इन्फेक्शन है, सेप्सिस, जिसको आपने कंट्रोल नहीं किया, कोई ऐसा ख़राब दांत है जो आपने सालों साल उसको एड्रेस ही नहीं करा, वो भी एक फोकस हो सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन से भी माउथ कैंसर्स हो सकते हैं। सिफिलिस भी कहते हैं कि एक कैंसर का प्रेडिसेसर हो सकता है, कुछ लीजन्स जो हैं। तो मुख के कैंसर्स तो ज़्यादातर इसी से होते हैं। मेल्स के अंदर और जो कैंसर्स हमारी कंट्री में है, लंग कैंसर बहुत कॉमन है, और खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी, टोबैको आपने बताया। और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे हमारे जितने दिल्ली एनसीआर हो गया, मुंबई हो गया, जहाँ पे लाइफस्टाइल थोड़ा सा ज़्यादा अर्बनाइज्ड है, ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वहाँ प्रोस्टेट कैंसर भी बढ़ रहा है। तो अगर आप देखो ना, पूरे इंडिया का अगर प्रोस्टेट कैंसर का रेट है 1 in 28 per 100,000, बट इन एंड अराउंड दीज मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इंसिडेंस इज अराउंड 9 to 10 per 100,000 पॉपुलेशन। तो थोड़ा रेट ज़्यादा है, बिकॉज वही मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए थे कि मोटापा, खान पान, ये वाले कैंसर्स प्रोस्टेट कैंसर्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, मेल के अंदर कौन से कैंसर हो सकते हैं और फीमेल के अंदर, ये तो हमने जान लिया। फीमेल कैंसर के एक और कैंसर का खास मैं मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि ये साल बड़ा लैंडमार्क रहेगा उस कैंसर के लिए, बिकॉज बजट में प्रोविज़न रखा गया है वैक्सीनेशन के लिए। फीमेल्स में जो सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। और एक हैरानी की बात बताऊं, जब हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं लोग सोचते हैं शायद सर्वाइकल हम गर्दन की बात कर रहे हैं। मैंने भी थोड़ी देर के लिए यही सोचा। सो यही आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट ट्रेजेडी अबाउट दिस डिजीज़, दैट पीपल डोंट इवन नो वेयर इट हैपन्स। सो सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी के मुख का कैंसर। जो बच्चेदानी होती है, यूट्रस के अंदर बेबी 9 महीने रहता है, जहाँ से वो बाहर आता है आउटलेट का एरिया, वो होता है सर्विक्स। तो सर्विक्स के कैंसर को हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर टिल ऑलमोस्ट 5-6 years बैक सबसे कॉमनेस्ट कैंसर होता था हमारी कंट्री का, बट अब ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। 95% केसेस इस कैंसर के एक वायरस की वजह से होते हैं, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इसकी अराउंड 10 to 12 strains हैं, बट इम्पॉर्टेंटली देर आर 8-9 strains विच आर मोर एग्रेसिव एंड दे कैन कॉज कैंसर। एंड फॉर्चुनेटली अब इसके प्रति एक बहुत ही सशक्त और इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल है। काफ़ी सालों से वैक्सीन अवेलेबल थी, बट जो इंडिया में 9 वाली आई है वो अभी 2 ही साल पहले आई है। और इस बार आपने निर्मला सीतारमन जी का सुना होगा व्याख्यान, एंड आई थिंक सेकेंड टाइम हमारे जो बजट में उन्होंने बड़े ओपनली कहा कि वी वांट टू कीप अ प्रोविज़न
कि हमारी जो बच्चियां हैं एडोलेसेंट उनको ये वैक्सीन लग पाए। सो जब तक गवर्नमेंट शेड्यूल में नहीं आता, आई थिंक पेरेंट्स शुड इनकरेज गेटिंग वैक्सीनेशन फॉर दिस वायरस फॉर आवर गर्ल्स, बिकॉज ये ना केवल सर्वाइकल कैंसर, ये और भी कुछ कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है, ये क्वेश्चन है मेरे जहन में, क्योंकि मेरे कोई रिलेटिव में ही एक ऐसा केस आया था कि बेबी होने के पहले तक में बॉडी फिट थी, लेकिन उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के बाद से ही गांठें बनने लगी। तो ये ब्रेस्ट कैंसर क्या इसके वजह से भी होता है, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आ जाए? नहीं, तो इसमें बड़ी डिफरेंट कॉरोलरी है। जो ब्रेस्ट कैंसर है वो अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं तो दैट इज़ प्रोटेक्टिव, या अगर मदर ब्रेस्ट फीड कर रही है इट इज़ प्रोटेक्टिव। सो ब्रेस्ट कैंसर के अगर मैं एक रिस्क फैक्टर्स एन्यूमरेट करूँ तो जिन महिलाओं के पीरियड्स कम एज में आते हैं, बड़ी देर तक चलते हैं, उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि महिला के शरीर में हर महीने साइक्लिकल हार्मोन्स के वो चलते हैं, पैटर्न्स चलते हैं। तो जब कोई प्रेग्नेंट होता है तो वो साइक्लिकल पैटर्न्स कुछ टाइम तक के लिए स्टेबलाइज हो जाते हैं, वो जो साइक्लिकल सर्जेस ऑफ हार्मोन्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो प्रेगनेंसी रादर इज़ प्रोटेक्टिव। सो आइडली इट इज़ सेड दैट अ वुमन इफ़ शी हैज़ हर फर्स्ट चाइल्ड बिफोर 30 years ऑफ एज, इट इज़ प्रोटेक्टिव। मतलब बच्चा अगर 30 साल की उम्र से पहले अगर महिला का होता है तो उसको सुरक्षा मिलती है ब्रेस्ट कैंसर के प्रति। अगर किसी के बच्चे नहीं हैं या बच्चे बहुत लेट एज में करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का, अबॉर्शन से रिस्क ज़्यादा होता है। अच्छा, जो मैं समझ पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि महिलाओं में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं क्या कैंसर के, या फिर डिपेंड अपॉन कि क्या आप खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इस पर निर्भर करता है? सो महिलाएं, क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो डेफिनेटली ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस महिलाओं में ही ज़्यादा है, क्योंकि फीमेल हार्मोन्स उनमें ज़्यादा है। पर पुरुषों में भी 1 in 100 ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। 1% कैंसर्स ब्रेस्ट कैंसर मेल्स में भी हो सकते हैं। लोगों को जानकारी नहीं रहती है क्योंकि बहुत रेयर होता है, बट पुरुषों में भी हो सकते हैं। और जब पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर होता है ज़्यादातर बड़ा अग्रेसिव होता है, क्योंकि वो अंदर की तरफ ज़्यादा जाता है, चेस्ट वॉल की तरफ ज़्यादा जाता है। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के कुछ और रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाइड हैं, जैसे कि जो महिलाएं बहुत लंबे ड्यूरेशन तक हार्मोन थेरेपी लेती हैं, जैसे किसी को बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो गया और उन्होंने 15-20 साल तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लिया, तो भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। स्मोकिंग करती हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो सकता है। अल्कोहल कंज्यूम करती हैं, मोटापा है तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये तो कैंसर्स की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये भी है कि हम आजकल अच्छे खाने जो दिखते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ तो कलर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है, या हम कभी घर में कोई पकवान भी बनाते हैं तो उसको ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये कितने बड़े फैक्टर हो सकते हैं? सो एनी केमिकल in your body definitely has some harmful effects. It is the quantity which matters. अगर आपने कभी 6-8 महीने में एक बार बिरयानी में थोड़ा सा कलर डाल दिया, I don't think that is going to harm you. But अगर आप रेगुलर तौर पे बहुत ज़्यादा केमिकल्स अपने फूड में डाल रहे हैं, श्योरली ना केवल कैंसर, किडनी जैसे ऑर्गन्स पे भी इनका इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ज़्यादातर पिगमेंटेड चीज़ों में हैवी मेटल्स होते हैं, क्योंकि जो कलर हैं वो हैवी मेटल से आते हैं। हैवी मेटल्स किडनी में जाके जम जाते हैं, सो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन योर किडनीज एज वेल। सो जहाँ तक हो सके तो जो आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को बहुत लिमिटेड इस्तेमाल करिए, बिकॉज एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। यस, तो ये आप सुन रहे हैं कि खान पान तो आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखते ही हैं अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सेहत बनाने के लिए, लेकिन कई बार जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में कोई आता है और आप उनको अच्छे खाने परोसने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आप खुद भी इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमेशा के लिए तो ये ठीक नहीं है। लेकिन जैसा कि मैम बता भी रही हैं कि अगर आप 8 महीने 9 महीने में एक बार खाते हैं तो उसका कोई असर इतना नहीं होगा, लेकिन आप रोज़ाना ये चीज़ करते हैं तो आपकी सेहत पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। मैम, वैक्सीनेशंस की भी बात हो रही थी, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कौन से वैक्सीनेशन ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और समय रहते ऐसे कौन से वैक्सीन हैं जो हमें ले लेने चाहिए? तो देखो, वैक्सीन्स तो चाइल्डहुड में जितने हमारे शेड्यूल हैं, जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के, सारे ही लगवाने चाहिए। बट जब हम कैंसर की बात करते हैं तो हमारा जो वैक्सीन है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के प्रति। इसके 4 डिफरेंट ब्रांड्स या वेरिएंट्स अवेलेबल हैं हमारे मार्केट में। तो जो वेरिएंट्स हैं वो डिफ़र करते हैं वो कितने स्ट्रेन्स कवर कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया था 8
9 स्ट्रेन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए। तो एक वैक्सीन है जो 2 स्ट्रेन्स कवर करता है, जो सबसे खतरनाक 2 स्ट्रेन्स हैं वो लिया जा सकता है। 2 वैक्सीन ऐसे हैं जो 4 स्ट्रेन्स कवर करते हैं, उनकी अच्छी प्रोटेक्शन है, 90+ प्रोटेक्शन है, वो लिया जा सकता है। या अगर 9 वाला लेते हैं तो उसमें कैंसर्स के अलावा मस्से, वॉट्स को भी प्रोटेक्शन के प्रति भी प्रोटेक्शन मिलती है, वो भी लिया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है कब लेना है, कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कब लेना है। तो आप देखो कोई भी वैक्सीन आप देखो तो बचपन में लगती है ना। क्यों लगती है? क्योंकि बचपन में आपकी इम्यूनोजेनिसिटी बेटर होती है, आपके शरीर जो इम्यून रिस्पांस देता है वो बेटर होता है। तो आइडियली आपके चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में लग जाना चाहिए। अगर आप 15 वर्ष से कम आयु में लेते हैं इस वैक्सीन को तो प्रोटेक्शन 95% प्लस है, और डोजेस भी 2 ही लगती हैं। 15 ईयर्स के ऊपर अगर आप लेते हो तो आपको 3 डोजेज़ लेनी पड़ती हैं। आप 40 ईयर्स तक की एज तक सेफली इसको ले सकते हो। केवल प्रेगनेंसी के दौरान ये वैक्सीन नहीं लेते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ वेरी सेफ, वेरी एफिकेशियस वैक्सीन एंड नॉट मेजर साइड इफ़ेक्ट्स। जैसे एक टीके के बाद दर्द होती है या किसी को माइल्ड फीवर आ सकता है, दैट इज़ द मोस्ट आई कैन रीअश्योर यू। मैंने अपनी बिटिया को दिलवाया। सो मतलब इफ़ अ डॉक्टर इज़ रेडी टू गेट इट डन फॉर देयर ओन चिल्ड्रन देन डेफिनेटली दे इंश्योर दैट इट इज़ सेफ। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। एग्जैक्टली। और ये लड़कों को भी लगाई जा सकती है क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ में लड़कों को भी लगती है बिकॉज इट्स अ जेंडर न्यूट्रल वैक्सीन। ये वायरस महिला को पुरुष को एक दूसरे से ही होता है, इट इज़ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। सो अगर लड़कों को भी लगती है तो उनकी भी प्रोटेक्शन होती है पिनाइल कैंसर्स, एनल कैंसर्स एंड ओरोफेरेंजियल कैंसर्स, बिकॉज गले के पीछे टॉन्सिल जो होते हैं इन सब के कैंसर्स भी पैपिलोमा वायरस के कारण से हो सकते हैं। सो इफ़ वैक्सीनेशन इज़ डन वेल इन टाइम, आई थिंक आप 8 से 9 तरह के कैंसर्स के प्रति अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाओगे। तो ये वो वैक्सीन्स हैं जो आप लेंगे तो बहुत हद तक आप बच पाएंगे किसी भी बीमारी से। और साथ ही जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आप हर साल में एक बार अपना एक टेस्ट कराते हैं तो उससे भी डिटेक्ट हो सकता है कि आपके शरीर में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं पनप रही है। मैम आखिरी सवाल ये कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि कैंसर को लेकर हमने इतनी सारी बातें की, किस तरह के कैंसर्स हो सकते हैं, चांसेस क्या हो सकते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है और मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, वैक्सीन कौन सा हमारे लिए ज़रूरी होगा, लेकिन जाते जाते कोई एक मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। एब्सोल्युटली। आई थिंक पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि डरे नहीं कैंसर से, क्योंकि कैंसर जिस परिस्थिति में हम इस देश में देखते हैं उसका सबसे बड़ा कारण है डर। जानकारी रखिए, पता होना चाहिए आपके शरीर में क्या हो रहा है, क्योंकि आपका शरीर संकेत देता है, हम लोग उन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सो व्हेन एवर योर बॉडी इज़ शोइंग समथिंग, एनी सिम्टम, ये नहीं सोचो कि कैंसर है या कुछ और है, आप उसको ज़रूर दिखाओ। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग अपनी सिम्टम्स, अपनी बीमारी को इग्नोर करते हैं, आज नहीं कल हॉस्पिटल जाएंगे, कल नहीं परसों, खासकर महिलाएं। उसकी वजह से ये महिलाओं के लिए तो हाइजीन आई थिंक बहुत ज़रूरी है एट द सेम टाइम। एब्सोल्युटली। ये जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है ये हाइजीन की वजह से ही लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है। तो अपने शरीर को इग्नोर नहीं करिए, आप एनुअल हेल्थ चेकअप्स रेगुलरली कराइए, अच्छा खाइए, अच्छा खाना हमने आपको बताया। इट इज़ नॉट अबाउट दी कॉस्टिंग ऑफ द फूड। ऐसा नहीं है कि जो महंगे फल या एक्जॉटिक फ्रूट्स होते हैं वही आपको न्यूट्रिशन देते हैं, जो आपके सीजनल फ्रूट्स होते हैं और जो दादी नानी आपको ट्रेडिशनली खिलाती थी वो बेस्ट फूड है। अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो पहली चीज़ आप सुरक्षित करते हैं 40 to 50%। कि हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे घर के, वो 90 साल, शायद हम 100 साल भी उन्हें देखे हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 20 साल में अटैक के केसेस, 25 साल में कैंसर, तो 10 साल के बच्चे में कैंसर, ब्लड कैंसर डिटेक्ट होना, ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। लाइफस्टाइल एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने कहा, WHO ने भी आइडेंटिफाई किया कि 50% केसेस इन बीमारियों के हमारे लाइफस्टाइल से इंड्यूस्ड है। तो अपना लाइफस्टाइल करेक्ट रखें, एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराएं, सिम्टम्स इग्नोर ना करें। आई थिंक इफ़ यू फॉलो दीज 3 थिंग्स, मेजरली आप इंश्योर करें कि आपकी वजह से बीमारी नहीं हो रही है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये कुछ अहम बातें हैं जो बता रही थी मैम और आपको ध्यान में रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैंसर से जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके हैं तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी सवाल और उनका जवाब देंगी मैम। इसके साथ ही अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी खाइए और एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही।